के साथ और जीसीसी को सबको मिलके इमीडिएटली मीटिंग बुलानी चाहिए। ईरान के ऊपर जो यूजलेस सैंक्शंस लगाए हैं उनको हटाया जाए, उनके जनता की लाइफ को सिंपल बनाया जाए और सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए। ये मुश्किल नहीं है, ईरान भी इसके लिए तैयार होगा, लेकिन जब तक ट्रंप साहब वहां बैठ के गंद मचाएंगे तब तक मुश्किल है। बेहतर है, मैंने जो स्पीच लिखी है ट्रंप साहब वो पढ़े और 2 हफ्ते में निकल ले, उनकी इज्जत बच जाएगी, दुनिया का भला हो जाए। ठीक है शरद कोहली, ये तो अच्छी बात विजय जी जो बता रहे हैं, बहुत लोगों को राहत मिलेगी। आपको भी ऐसा लगता है 15 दिन से ज्यादा अगर लड़ाई नहीं चली तो हो सकता है कि अब ज्यादा दाम तेल के ना बढ़े, गैस के ना बढ़े और सब कुछ आने वाले 15-20 दिनों 1 महीने में सामान्य हो जाए, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कोई ना पड़े जॉब मार्केट पर या इकोनॉमी पर? शरद कोहली, देखिए बहुत कुछ निर्भर करेगा मानक क्रूड ऑयल की प्राइसेस पर। अगर क्रूड ऑयल, क्योंकि आज अगर $105 प्राइस है तो हमारे यहाँ जो लैंडेड क्रूड है वो $140 और $50 के बीच में है, क्योंकि हम जो क्रूड बास्केट लेते हैं बहुत जगह से लेते हैं, उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ती है। तो क्रूड ऑयल अगर यहाँ से शूट करता है तो बजाय, मैं विजय जी की बात अच्छी है पर मैं उसको एक दूसरे पहलू से देखना चाहूंगा कि क्रूड ऑयल की प्राइस पे हमें नजर रखनी चाहिए। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस 100-105 के आसपास रहती है तो हम इस क्राइसिस को और लंबी देर तक सह पाएंगे। परंतु अगर एक क्रूड ऑयल की प्राइस $120-25 को क्रॉस करती है तो हमारे यहाँ वो जो लैंडेड क्रूड बास्केट प्राइस है वो लगभग 160-70 पहुंच जाएगी। वो हमारे लिए एक कठिनाई पैदा करेगी। तो ये 2 दिन में भी हो सकता है और ये हो सकता है कि 15-20 दिन, 1 महीना, या ट्रंप साहब को रोज कोई और नया सपना आए शायद कि अब ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, उस पर निर्भर करेगा। तो आई थिंक वी नीड टू कीप एन आई ऑन क्रूड ऑयल। हमें क्रूड ऑयल की प्राइस पर नजर रखना चाहिए। ये अपने आप दिन, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की ये जो कैपेसिटी है इस समय, क्योंकि एक्साइज तो कम किया है मानक, पर कितने दिन तक ये एक्साइज को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रलाइज करके वो इसको झेल पाएंगे, इस बात पर ये निर्भर करेगा। मतलब बॉटम लाइन शरद कोहली, मतलब शरद बॉटम लाइन ये है, युद्ध खत्म 15 दिन में हो या कितने भी दिन में हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खुला तो प्रॉब्लम चलेगी। अगर वो खुल गया, ट्रैफिक नॉर्मल हो गया, सप्लाई चेन नॉर्मल हो गई और प्राइस कंट्रोल में $100 के नीचे रहा तो सब ठीक हो जाएगा। यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्रूड ऑयल, क्योंकि भारत के देखिए 87% हम ले रहे हैं बाहर से, 60% हम गैस ले रहे हैं। हाँ। हमारे लिए वो सप्लाई बनी रहनी बहुत जरूरी है। दुनिया में अमन शांति चाहिए, सही कह रहे हैं। परंतु हमारे लिए क्रूड ऑयल इस समय सरदर्दी बना हुआ है, मुझे लग रहा है उस पर। हाँ विजय जी कुछ कह रहे हैं? हाँ विजय जी बोलिए। देखिए ये बात सही है कि हॉर्मोन्स और प्राइस को लेकर, लेकिन आप बात समझिए कि दुनिया में मार्केट जो है वो साइकोलॉजी और सेंटीमेंट्स पे ज्यादा चलता है, फैक्ट्स पे कम चलता है। जब लोगों को ये लगेगा कि स्थिति नॉर्मल है, हर कंट्री के पास अपना अपना रिजर्व है, तो जब तक उनका रिजर्व है तब तक के लिए उनको जरूरी नहीं है कि ऊंचे दामों पे खरीदना पड़े। जब स्थितियां नॉर्मल होंगी और उनको लगेगा कि अब सप्लाई नॉर्मलाइज हो सकती है तो दाम तेजी से भी गिर सकते हैं और लोग अपनी खरीदारी का भी रास्ता ढूंढ लेंगे। फर्क आएगा गैस को लेकर, जहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ है लोडिंग पॉइंट्स पे और रिफाइनरीज में, वहां दिक्कत आ सकती है। लेकिन वहां पे भी तुरंत मुझे लगता है चाइना की तरफ से भारत की कंपनियां L&T वगैरह को तैयार रहना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट मिले और दिन रात काम करके उसको रेक्टिफाई करें। अपॉर्चुनिटी भारत की कंपनियों के लिए भी है, भारत सरकार के लिए भी। और मेरा एक निवेदन है मोदी जी को आपके माध्यम से, ये टाइम है जब ब्रिक्स को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि इस समय ट्रंप जब एग्जिट करेंगे तो तुरंत ब्रिक्स को एक मीटिंग बुलानी चाहिए कि हाउ टू रिजॉल्व दिस मैटर बिटवीन यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स नेशन एंड जीसीसी। अगर ये मोदी जी इस मौके का फायदा उठाते हैं तो भारत का और ब्रिक्स का मान बचेगा, नहीं तो फिर ये एक जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी है फिर हाथ से निकल जाएगी। ऑलराइट, बिल्कुल सही है। ओके डॉक्टर कौल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए जल्दी से। हाँ, कतार का LNG जो विस्फोट हुआ है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत डैमेज हुआ है, उसका 17% ड्रॉप हो गया है प्रोडक्शन, वो इरिवर्सिबली डैमेज्ड है और उसमें 3 से 5 साल लगेंगे। तो इंफ्रा पे भी आया है। दूसरी बात, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इस एरिया में, हरमुज में 10 मिलियन बैरल प्रति दिन की कैपेबिलिटीज हिट हुई हैं, मतलब उनकी प्रोडक्शन ड्रास्टिकली नीचे गिरी है। और ये जो वॉर है, अगर आप इसके आंकड़े देखें तो तकरीबन 15 बिलियन टू 20 बिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रति दिन का आ रहा है। और ये समझना कि कल अगर वॉर रुकी तो इसके जो लैग इफेक्ट है, क्योंकि बाय द टाइम यू टेक आउट द क्रूड, रिफाइन, रीच, डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लैग इफेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ेगी रिगार्डलेस, अगर कल भी वॉर रुक जाए, और लोगों को उसके लिए तैयार होना चाहिए। और मैं बार बार अलग मीडिया चैनल्स पे बार बार बोलता हूं, भारत में लोग स्पेकुलेशन पे, गोल्ड और ऑप्शंस पे बहुत कूदते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी
सेंसिटिव टाइम टू बी केयरफुल एंड प्रोटेक्ट योर मनी। शायद शरद जी भी इसमें कुछ ऐड कर पाएंगे। तो ये स्पेकुलेशन करना इस टाइम बहुत प्रीमेच्योर होगा, यू कैन लूज योर इक्विटी। लेकिन ओवरऑल मैं अभी भी मानता हूं कि ये वॉर शायद हमारी फाइनेंशियल फोर्सेस कई महीनों तक खींचने ना दे, कुछ हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, आई वुड से मैक्सिमम अ क्वार्टर। लेकिन जो हमारे मिड टर्म नवंबर में आ रहे हैं मानक जी, दे आर वेरी सेंसिटिव और ट्रंप की पकड़ बड़ी तेजी से गिर रही है। ही नीड्स अ फेस सेविंग एंड कम आउट विक्टोरियस। और कहीं जगह पे तो कन्वर्सेशन हो रही है कि टोल को एक्सेस करने का फ्रॉम द हर्मुज, विच इज अनबिलीवेबल। अगर टोल लगा दिया परमानेंटली, वो तो ईरान की पार्लियामेंट की कमेटी ने बाकायदा कह दिया, पास कर दिया, प्रस्ताव पास कर दिया कि भैया आपको टोल देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप वॉशिंगटन डीसी में सेनेटर्स और कांग्रेसमैन की बात सुने तो वो रिकवरी के लिए सऊदी, कटार, कुवैत से पैसा मांग रहे हैं और टोल की भी बात कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी क्रेजी टाइम राइट नाउ। बताइए शिवकांत जी कुछ कह रहे हैं। हाँ शिवकांत जी क्या कह रहे हैं? 1956 में जब स्वेज नहर को लेकर के झगड़ा हुआ था तो आइजनहावर ने टोल लगवा दिया था। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को भगाया और उसके बाद स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हो गया और उसके बाद से मिस्र जो है वो वहां से टोल ले रहा है, पैसा ले रहा है। वही मॉडल ईरान को नजर आ रहा है और ये निकल के भाग रहे हैं और ये भागेंगे तो उसके बाद ईरान किसी न किसी तरह का टोल लगाएगा। और देखिए ईरान ये कह रहा है हमें हर जाना चाहिए, हर जाना कोई देने के लिए तैयार नहीं है और ये सबसे अच्छा रास्ता है उनका हर जाना लेने का कि उनको आप टोल दीजिए, उससे वो अपना रिकंस्ट्रक्शन करें। ठीक है कर्नल टिक्को, अब मुझे एक चीज समझाइए। विजय सरदाना जी अभी 2 दिन पहले भी मेरे शो पर थे, वो कह रहे थे कि हमने ठीक से प्लानिंग की होती, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमने बढ़ाए होते तो शायद इतना संकट हमारे ऊपर नहीं आता। अब आप मानते हैं कि ये एक मौका है हमारे पास, अब भी हमको ये समझ लेना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमको इतनी डिपेंडेंस नहीं रखनी चाहिए, हमको अल्टरनेट रूट्स ढूंढने चाहिए, बिल्कुल, और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी बढ़ाने चाहिए, उस पर वॉर फुटिंग पर काम होना चाहिए। देखिए एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। ये हमारे लिए ही लागू नहीं है, हमारा तो 40% आता है वहां से, लेकिन जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, इनका तो हमसे ज्यादा आता है। गैस तो खैर हमारा बहुत ज़्यादा आता है, तो हमें ये सब तो करना पड़ेगा किसी भी हालत में। इसकी एक और भी बड़ी वजह है, देखिए किसी भी सूरत में ये जंग ख़त्म हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर वेस्ट एशिया के अंदर जो विरोधाभास है ना अरबिक स्टेट और पर्शियन सिविलाइजेशन का, ईरान, टर्की और अरब स्टेट्स, इतना विरोधाभास है, इतनी राइवलरी है आपस में कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान को वो एक प्रेडोमिनेंट पावर के रूप में देखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ईरान प्रेडोमिनेंट पावर बना तो उनकी क्या हालत होगी। तो मैं मानता हूं कि अगर जंग मानो कल ख़त्म हुआ या परसों ख़त्म हुआ और ईरान बच गया, ईरान ने सर्वाइव किया, ये युद्ध जो है अगले 3 साल में दोबारा होगी। पिछले 125 साल में अगर आप देखेंगे 1901 से लेकर 2026 तक, जब से ऑटोमन एम्पायर ब्रेकअप हो गया और फ्रांस और इंग्लैंड ने इस एरिया को अपने अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में तकसीम किया और फिर तेल आ गया, आप देखिए कब वेस्ट एशिया ने चैन की सांस ली है? कभी नहीं ली है। मुसादेक को हटा दिया क्योंकि उसे नेशनलाइज करी अपनी ऑयल कंपनी। नासिर के साथ लड़ाई हुई इसलिए कि उसने सुएज कैनाल नेशनलाइज करी। जब भी वहां पर कोई उभरता है एक स्ट्रांग लीडर जो अपने देश की हित की बात करता है, तो सुपर पावर आकर, खासकर अमेरिका, CIA आकर उनको दबा लेता है, क्योंकि ऑयल है वहां पर। ऑयल है। तो मैं मानता हूं कि ये मामला ऐसे ठंडा नहीं होगा और हमारे को नहीं, पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा कि क्या हम इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं क्या? We will be held as hostage to the state of Hormuz। आप ये ऑयल की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, आपका इंटरनेट 30% इंटरनेट तो केबल से आता है, वो भी वहीं से आता है। विजय जी कुछ कह रहे हैं और शरद कोहली। हाँ विजय जी पहले आप जल्दी से 30 सेकंड्स। देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का रिकमेंडेशन है कि 90 डेज का बफर आपको रखना है रिजर्व, 90 डेज। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास करीब 7 दिन का होता है जिस हिसाब से हमारा कंजम्पशन है, तो एक काम तो हमें वो करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसा टिक्कू साहब ने कहा बिल्कुल सही है, अगर ईरान मजबूत होकर, और अभी का मेरा वीडियो देखिएगा, अभी जो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पे, अगर ये ईरान से मतलब आधी अधूरी में ट्रंप साहब चले जाते हैं, ईरान मजबूत होकर निकलेगा। अगला टारगेट है बहरीन, वहां 70% शिया है और जो रूलिंग पार्टी है वो सुन्नी है। ये एक GCC में रिवर्स ट्रेंड शुरू होगा
14 साल में निपटे नहीं, अगले कितने साल और लगेंगे इसको भी ध्यान रखना होगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन 7 दिन का कैसे आप रिजर्व बता रहे हैं? सरकार तो कह रही है 30 से 40 दिन का, 50 दिन का हमारे पास है, 2 महीने का बताते हैं। 90 दिन का बोला। विजय जी सुन पा रहे हैं? नहीं, संपर्क टूट गया। शरद कोहली आप बताइए। शरद जी बोलिए। मैं धीरज ने जो बात कही, उन्होंने गोल्ड सिल्वर की बात कही कि लोगों को पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा था कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं और ट्रम्प साहब की पार्टी के हैं, 1-2 टिप्स यहाँ पर दे दें। कल वो क्या सुबह टिप करने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ लोग भी कुछ यहाँ भी फायदा उठा जाएं। ये तो हल्की फुल्की बात हुई मानक। SEC सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है अमेरिका में, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग को इन्वेस्टिगेट करती है। मैं आपके शो के माध्यम से कहना चाहूंगा अमेरिका में कि SEC को ये सारी जो पिछली बार जो ट्वीट आया था, उससे पहले जो पोजीशंस बनी थी, इस बार भी जो हुआ, इससे पहले क्या पोजीशंस बन रही हैं मार्केट्स में, कमोडिटी मार्केट में, गोल्ड सिल्वर मार्केट में, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन इससे फायदा उठा रहा है जब ये मार्केट ऊपर नीचे जाती है, कौन पोजीशन क्रिएट कर रहा है। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, तो ऐसे कोई व्यक्ति उसमें फायदा कमा जाएगा कुछ भी कह के, ये कतई नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट शुड बी आंसरेबल, हेड ऑफ द स्टेट शुड बी आंसरेबल टू SEC। धीरज ने जो बात कही उसमें मैं जोड़ना चाह रहा था। ऑलराइट धीरज, ओनली 20 सेकंड्स प्लीज, जल्दी से। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। सऊदी, UAE और कुवैत फोर्स पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर through mediators here to continue the war, to bring the end, to do more destruction in Iran. तो हैंड ट्विस्टिंग है और बहुत फंडिंग भी है, और ये जानना जरूरी है कि वहां पे मोनार्की है, ग्राउंड पे सपोर्ट पब्लिक का नहीं होगा ईरान के खिलाफ। ओके, जलबख्शी 30 सेकेंड्स, जलबख्शी 30 सेकेंड्स प्लीज। देखिए, एक और चीज ख्याल कर लीजिए कि एज पर द पैटर्न ट्रंप हमला करते हैं सैटरडे संडे को, जब मार्केट्स बंद होती हैं, तो सैटरडे संडे का इंतजार करिए। जय भारत, जय हिंद। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। अब ईरानी बेचारे सैटरडे संडे का इंतजार नहीं कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए मेहमानों का। बाकी दर्शकों को ऐसे अपील कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप कल सुबह 6:30 बजे IST इंडियन टाइम क्या बोलेंगे अपने संबोधन में? बताइए नीचे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय